यस, नेक्स्ट देखते हैं। गोपाल ने 5,000 रुपये दो पार्ट्स में दिए इस बार, दो व्यक्तियों को दिए, एक को 4% पे और एक को 5% पे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 5,000 रुपये दिए इनको, एक को 4 है और एक को 5% के रेट पे, और 2 वर्षों के लिए उधार देता है संपूर्ण राशि पर। फिर उसने क्या किया, पूरा कैलकुलेट किया, तो उसको जो पूरा कंप्लीट दोनों को मिक्स करके देखा तो 4.2% का ब्याज मिल रहा है परसेंटेज के रेट पे। तो 4% पे उसने कितना पैसा दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अभी एलिगेशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको पता भी है, कोई इशू नहीं है। इनको अलग अलग एस्पेक्ट में भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं जो आपको एलिगेशन वाला पार्ट है उसी से सोल्व कर रहे हैं अपन इसको। बहुत आसान है, 4% पे 5% पे दोनों को मिक्स कर दिया तो 4.2% पे, ये 0.8 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस 0.2 का है, 4:1 का रेशियो हो गया, ठीक है ना। तो ये 4% वाला है, ये 5% वाला है, 4:1, टोटल कितना है 5, तो ये 4 के हो जाएगा और ये 1 के हो जाएगा, दोनों मिला के 5,000 हो गए, ठीक है ना। तो 4% वाला पूछ रहे हैं तो 4,000 हो जाएगा, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। इन पे अभी क्या समझना, अभी मैं आपको जो एलिगेशन का पुराना मेथड है वही मेथड से सोल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में हम ऐसे ही करेंगे, सेकेंड राउंड में जब एलिगेशन करेंगे तब एलिगेशन के लिए भी थॉट प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा अभी हर एक चीज पे यदि अपन एक साथ काम करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्लियर है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जो आपने एलिगेशन सीखा हुआ है उसी से सोल्व करवा रहा हूँ, सेकेंड राउंड में थॉट प्रोसेस दूंगा इसके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तब तक ये आसान है, बहुत आसान है, कर सकते हैं। 15, 10 और 12, तो एक 10 है एक 15 है, और इन दोनों को मर्ज कर दिया तो 12 की वैल्यू मिल रही है। ये 3 और 2 का रेशियो है, टोटल 15 बनना चाहिए, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे काम का है, 9 और 6 15, तो 9 के और 6 के, ये आ जाएगा। ये कौन सा पूछ रहा है अभी, 10%, ये रहा 10% पे जो उधार दी गई राशि है वो कितना है, 9 के, ये 9,000, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ इनके लिए थोड़ा प्रोसेस सीखेंगे बिल्कुल। कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं एसएससी, बैंक की, रेलवे, एग्जाम से लेवल पे जिसको अपन डायरेक्ट नहीं कर सके, जिसको हम थॉट प्रोसेस से नहीं कर सके, क्लियर है। कुछ कैलकुलेशंस आती हैं, लेकिन उन कैलकुलेशंस में भी जब हमारे पास ऑप्शंस हैं तो वो हिंट दे के जाते हैं। आओ देखते हैं, ये बोल रहा है कि 8,000 रुपये पहले 5 साल के लिए 6% की रेट पे, 5 साल के लिए 6% की रेट है, फिर जो 3 साल है वो 8% की रेट है, और 8 से ज्यादा हो गया तो 10% की रेट है। अब क्या हो रहा है कि जो रेट है वो टाइम के अकॉर्डिंग बदल रही है। पहले 5 साल के लिए रहे हो तो 6% है, फिर टाइम और बढ़ा, 3 साल और बढ़ाए तो 8%, रिस्क और बढ़ रही है। फिर 8 से अधिक के लिए 10% की रेट है। फिर बोलता है कि 12 साल बाद में आपको पेमेंट मिला है तो कितना ब्याज मिला, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, तो इसमें आई अपॉन पी बराबर आर और टी, ये हमारा बेस फॉर्म थी, क्लियर है। अब यहाँ पे यदि हम इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो क्या चेंज हो सकता है, आर टी में आर टी जोड़ा जा सकता है, जोड़ सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की यूनिट सेम हो जाएंगी। तो R1 T1 R2 T2 प्लस R3 T3, यहाँ भी यूनिट सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है इस पार्ट में हम ये 2 3 4 जितने भी इसके पार्ट्स हो सकते हैं उन सबको जोड़ देंगे तो भी ये यूनिट यही रहेगी। तो हम यहाँ पे अब ईयर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग है तो जोड़ दें, 5 साल के लिए 6% तो 30 रुपए, ठीक है। 3 साल के लिए 8 है तो 24 रुपए, प्लस से 8 साल हो गए, 12 साल है तो 4 साल बच गए, रेट कितनी है 10, तो 40 रुपए ये होगी। तो ये हो गया आपका 94/100। तो ये बोल रहा है कि 8,000 रुपए दिए हैं, तो ये है 8,000, और ये वैल्यू पूछ रहे हैं इंटरेस्ट कितना चुका है। इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो 94/100, और ये कितना है 8,000, ये आई,
ये क्या हो रहा है, 100 को 8 से गुणा किया है और एक जीरो लगा दिया। ये वो ना 100 था, ये वैल्यू 100 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, एक जीरो लगा दिया। तो अब 94 को भी 8 से मल्टीप्लाई करो, एक जीरो लगा दो। क्लियर है, कर सकते हैं। यहाँ पे जो आर्यन रेशियो है, ठीक है ना, इस आर्यन रेशियो की अलग अलग एप्लीकेशन बताता चलता हूँ, आप समझना। जो इस रेशियो की जो एप्लीकेशंस हैं वो देखो कितनी वास्ट और डिफरेंट होती जाती हैं। यदि हम इस पॉइंट पार्ट को ऐसे लिखें तो कोई इशू नहीं है ना, लिख सकते हैं। ये स्टेप मैं बढ़ा रहा हूं समझाने के लिए, अदरवाइज ये स्टेप आप डायरेक्ट लिखोगे, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब 8000 है, 100 था तो 100, तो यहाँ 8000 माइनस एक्स कर देते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो ये 100 है तो हमने इसको 80 से गुणा किया है, इधर ये 100 भी 80 से गुणा हुआ है, तो ये जो 6 है ये भी 80 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, ये भी 80 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 6 48, तो ये क्या हो जाएगा 480। तो 8000 में से 480 घटने पे हमारा आंसर आ जाएगा, 8000 में से 480 ये रहा 7520। ठीक है, और ये हम और भी फास्ट कर सकते थे। कैसे, देखो इसको हटा रहा हूं मैं, कैसे कर सकते थे, अपन डायरेक्ट जो डिफरेंस है वही लेते, 6 को हमने घटाना है, तो यहाँ से 8000 में से क्या घटेगा, 80 गुना हो रहा है, 8 से 48, 480 घटेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। जब कैलकुलेशन टफ होंगी, समझ लो, ये तो चलो बहुत आसान है, आप इसको भी 8 से गुणा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये 8 9 72 और 320 7200, 320 7520 आ जाता। लेकिन जब कैलकुलेशन टफ हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी कैलकुलेशंस, तब ये जो मेथड हैं, ये जो अप्रोच हैं, ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना, ये बहुत हेल्प करेंगी। इसलिए जैसे जैसे जो जो मैं स्टेप्स आपको यहाँ पे डिफरेंट बताता चलता हूँ, उनको आप नोट्स की फॉर्म में अरेंज रखोगे और फिर कोशिश करोगे जब आप सोल्व कर रहे हो क्वेश्चंस, भले ही कम सोल्व कर लो, अभी कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग तरह से अप्रोच पे वर्क करना है कि हम और फास्ट कैसे कर सकते थे, कैलकुलेशन कम कैसे कर सकते थे। ये कैलकुलेशन कम हो गए, तो जो आर्यन रेशियो है इसकी एप्लीकेशन बहुत अलग अलग तरह से हैं। आओ देखते हैं। 2 साल के लिए 8 है, 4 साल के लिए 6 है, 6 से अधिक के लिए 8 है, तो 9 के लिए कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको डायरेक्ट कर दें। 2 साल के लिए कितना, 4, तो 8 रुपये हो गए। 2 साल के लिए 4% है तो 8 रुपये हो गए। 4 के लिए 6 है तो 24 रुपये हो गए। ठीक है, और 6 से अधिक, तो 9 साल है तो 3 साल हो गए। 6 से अधिक है तो 9 वर्षों तक है तो 3 साल और रिमेनिंग हो गए। इनके लिए 8% है, 8 गुणा 3 24, तो ये वैल्यू बन रही है 48 और 56। 56 है कब, जब 100 है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि ब्याज जो दिया है वो 112 और 0 है। अब 112 दिख रहा है, इसका डबल है 56 का, तो इसका डबल कर देंगे 200, एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो जो आपका मूलधन था वो कितना था, 2000। क्लियर है। अभी जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ वो वहाँ पे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि अभी हम जो नए लेवल पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उनको समझना है। कैलकुलेशन के लिए, स्पीड के लिए कभी परेशान मत होना। यदि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो, जो मैं बना दूंगा, कैलकुलेशन या स्पीड बहुत फास्ट होनी है, बहुत फास्ट होनी है, मेरी जिम्मेदारी है। आओ, बस आपको तो जिस लेवल पे मैं कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ उस लेवल को छू लेना है। अभी मैं चेक करता रहूंगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो आप। पढ़ लिया। कोई राशि 15 साल में स्वयं के डबल हो जाती तो ब्याज की रेट क्या है, परसेंटेज रेसिप्रोकल है। 15 का परसेंटेज रेसिप्रोकल 6 से ही 2/3। यदि ये चीज आप समझ गए थे तो वो लेवल की तरफ जा रहे हो जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। यदि आपको ये डायरेक्ट ये समझ में आ गया था 15 साल है, परसेंटेज रेसिप्रोकल लगना है, तो कोई इश्यू नहीं था। लेकिन नहीं समझ पाए हो, ठीक है, इसका मतलब अभी आप 3D में नहीं देख पा रहे हो पिक्चर को। समझ रहे हो, जो जो मैं बता देता हूं वो तो आप पकड़ लेते हो, लेकिन जो एस्पेक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूं या मैं आपको नहीं बता पाया हूं अभी तक, आगे बताता चलूंगा, मैं सारे एस्पेक्ट मैं करवाऊंगा।
लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपने आप उन एस्पेक्ट को देखना शुरू करो। यदि आप वो एस्पेक्ट, जैसे मैं आपको हिंट देता चलूंगा हर हर चैप्टर में, कि आप देख पाए थे क्या, और यदि आपका आंसर होता है यस मैं देख पाया था, इसका मतलब आप बहुत आगे हो, आपका मुकाबला ही नहीं है। और एक स्टूडेंट है पार्था मंडल, ठीक है ना, वो मतलब उसके जो कमेंट्स आ रहे हैं या जिस लेवल पे वो मेहनत कर रहा है, सच बता रहा हूँ, आप याद रखना, पार्था मंडल, ठीक है ना, वो इतना आगे जाने वाला है, इतना आगे जाने वाला है कि यदि वो टॉप 100, टॉप 50, टॉप 20 सिंगल डिजिट तक पहुंच जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, समझाओ इसको। ये बोलता है कि स्वयं का डबल हो जाता है पैसा। स्वयं का डबल हो गया, इसका मतलब 1 रुपया था और ये 2 रुपए बन गए, 1 रुपए से 2 रुपए बन गए। तो इस 2 रुपए में ये तो प्रिंसिपल था और ये अमाउंट हो गया, और इसको हम एक एक रुपए में कंसिडर करेंगे, क्योंकि 1 रुपया तो प्रिंसिपल है और जो रिमेनिंग है वो क्या, आपका इंटरेस्ट है। तो हमारे पास 1 रुपया था और इस पे 1 रुपया ब्याज मिल गया, ये 100 है। जो टाइम दे रखा है वो 15 दे रखा है और ये R है। ये समझ में आ गया? ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। 100 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R। और 100/x, ये जो वैल्यू थी, ठीक है ना, ये इसको हमने नाम दिया था परसेंटेज रेसिप्रोकल, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। तो ये 15 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू तो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं 6.66। क्लियर है? यहां पे जो आपका रिएक्शन है वो इतना नेचुरल, इतना फास्ट होना चाहिए कि जब मैं ये बोलूं कि हाँ यहाँ पे क्या किया, जैसे ही मेरा ये बोलना हुआ उसी टाइम यदि आप रिएक्ट कर पा रहे हो नेचुरल वे में, इसका मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे बहुत आगे आ गए हो। ये समझ में आ गया? तो एक चीज यहाँ से हम क्या जनरलाइज फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, यदि कोई पैसा डबल होता है, ठीक है ना, यदि कोई पैसा डबल होता है तो इसका मतलब है कि वो ये ईयर की बजाय यदि रेट कर देता, ठीक है ना, यदि ये रेट लिख देता तो ये ईयर बन जाता, इससे कोई फर्क नहीं था। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये ईयर नीचे आ रहा है, रेट ऊपर है, उस केस में टाइम ऊपर आ जाता है, रेट नीचे आ जाएगा। तो जब भी कोई पैसा अपना डबल हो रहा है तो उसमें साधारण ब्याज में परसेंटेज रेसिप्रोकल की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, रेट और टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट, रेट इनटू टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जब कोई कोई भी प्रिंसिपल डबल हो रहा है। ठीक है, चलो अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ एक और पूछ लूं, यदि कोई कोई राशि 36 ईयर में डबल है तो रेट परसेंटेज क्या है, बोलो। यदि आपका आंसर है 2.777%, जैसे मैंने बोला उसी के साथ ये आंसर है, इसका मतलब है आप रिवीजन प्रॉपर कर रहे हो, आपको चीजें याद हैं। और जैसे जैसे इन चीजों अपना सिलेबस पूरा होगा, नेक्स्ट राउंड में चलेंगे तो मैं बहुत अलग अलग तरीके से अप्लाई करना सिखा दूंगा। चलो 29 के लिए बोलो। 29 साल में कोई पैसा डबल हो रहा है 29 में, तो क्या रेट है, बोलो फटाफट। 3.44%। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट। 5 साल में डबल हो रहा है 20%, क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 100 होना चाहिए। 10% में स्वयं का 4 गुना हो गया। एक चीज और देखोगे कि हम इतना फास्ट करेंगे, इतना फास्ट करेंगे, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, 2-3 सेकंड। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या पूरी मैथ्स के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है वो इस स्पीड से हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, करेंगे। यहाँ से समझोगे 4 गुना हो रहा है खुद का, तो ब्याज कितना मिला, 3 रुपए मिला, तो 1 रुपया प्रिंसिपल था तो 3 रुपए का ब्याज मिल गया। ठीक है, और रेट कितनी है, रेट 10% है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पैसा है ये 100 है, इसको इधर ले आए, ठीक है ना, तो ये 300 हो जाएगा। या यहीं पे अपन ये देख लें कि जो परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू है उसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है,
ये जितना 4 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी। तो परसेंटेज रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दें, इसका 10 का परसेंटेज रेसिप्रोकल 10, इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 30 ईयर्स। यदि ये बोलता 7 गुना हो गया है, 7 टाइम्स हो गया है, 10 का परसेंटेज रेसिप्रोकल 10, 10 को 7 से गुणा कर देंगे, 70 साल। क्लियर है पॉइंट भी? यहाँ चलो मैं क्वेश्चन के साथ ही बात करूंगा। पहले कोई t वर्षों में कोई राशि 5% की दर से स्वयं का 3 गुना हो गया, ठीक है, तो t की वैल्यू बताओ। 5% होता डबल हो रहा है, इसका मतलब एक ब्याज मिला, तो 20% या 20 साल होता, ठीक है। उस केस में जब 3 गुना हुआ है तो ब्याज कितना मिला, डबल मिल गए, ठीक है। तो वो 20 का डबल हो जाएगा 40। समझ में आ गया? यदि आ गया इसका मतलब आप मेरे साथ चल रहे हो। चलो मैं समझाता हूँ। ये बोलता है कि कोई धन है वो स्वयं का 3 गुना हो गया। यदि कोई पैसा 1 रुपया था और वो खुद का 3 टाइम्स हो गया है, तो ये तो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट हो गया, ठीक है ना। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना मान के चल रहे अपन, 1 रुपये, तो ये 1 रुपये, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 रुपये। 1 रुपये था वो 3 रुपये बन गए, इसका मतलब 1 रुपया तो हमारा मूलधन है और जो 2 रुपये हैं वो क्या है, ब्याज है। पॉइंट समझ में आ गया? तो 2 रुपये का ब्याज है, 1 रुपया मूलधन है, और फिर बोल रहे 5% की रेट है, तो आपको टाइम बताना है ये, ठीक है। तो इस केस में या सीधा भी देख सकते हो, 200 बनाना है, 5 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देख सकते हो 5 का परसेंटेज रेसिप्रोकल 20 है और यहाँ पे डबल ब्याज मिलना है। 1 रुपया मिलता ब्याज का, तब तो हम ये बोलते कि 20 साल में मिलता, लेकिन 2 रुपये मिल रहे, तो 20 साल में यदि 1 रुपया मिलता है तो 2 रुपये के लिए 40 साल करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज में देखो ध्यान से समझोगे, साधारण ब्याज में जो ये टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है ना। यदि ये टाइम ड्यूरेशन सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो प्रिंसिपल सेम है, टाइम ड्यूरेशन सेम है, तो जो ब्याज मिलेगा और रेट भी सबके लिए सेम हो जाएगी। P प्रिंसिपल है, R परसेंटेज की रेट है। उस केस में यदि हमारा टाइम सेम है तो हमारा इंटरेस्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। इस चीज को समझते हैं कि इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसको अपन दोबारा भी काम में लेंगे। देखो यदि मान लो हमारे पास 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज है, रेट है 7%, ठीक है। और कोई भी, ठीक है, ये चाहे पता हो चाहे नहीं हो, ये भी बता देता हूँ, ठीक है ना। ये 7% और 2 लाख, ये वैल्यू हमें पता हो चाहे नहीं हो, क्लियर है। यदि वो, चलो मैं इसको हटा देता हूँ फिर। यदि वो बोल रहा है कि P और R कांस्टेंट हैं और 5 साल में इस P पर 8% की दर से हमें 100 रुपये ब्याज मिला है, ठीक है। तो अगले 5 साल में इस P और R की फॉर्म में हमें यहाँ भी 100 रुपये ही ब्याज मिलेगा। फिर वो बोलता है कि ये अगले 10 साल में बताओ कितना मिलेगा, तो जब ये डबल हो रहा है तो ये 200 हो जाएगा। फिर वो बोलता है कि 2.5 साल में बताओ आगे, 2.5 ईयर्स में, तो इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो जैसे जैसे जो ये रेशियो है टाइम का और इंटरेस्ट का, कब, जब आपकी रेट परसेंटेज और प्रिंसिपल ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे हमने कैसे अप्लाई किया कि 1 रुपया ब्याज मिलता था तो 20 साल लगते, 5% के हिसाब से डबल हो रहा है, लेकिन ब्याज कितना चाह रहा है, ये 2 रुपये चाह रहा है ब्याज, ताकि ये 3 टाइम्स हो जाए, तो ये 40 ईयर्स हो जाएगा। बहुत अलग अलग तरह से अप्लाई करेंगे इन चीजों को, ठीक है ना। एक चीज हमेशा याद रखोगे, आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया, आगे बढ़ जाऊं, नहीं। इस क्वेश्चन में मैं जो जो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो चीजें मैं आगे अप्लाई करूंगा, और मैं आपसे चाहता हूं कि जब मैं वो अप्लाई करूं उन क्वेश्चंस में, तब मेरे बताने से पहले आप समझ जाओ। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए मैं इन चीजों को यहाँ बार बार टाइम दे रहा हूँ, अलग अलग एस्पेक्ट समझा रहा हूँ, ताकि आपका माइंड अपने आप उन चीजों को अप्लाई करने लग जाए। क्यों?
क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में मैं नहीं बैठूंगा आपके साथ, समझ रहे हो। यदि वहां कोई नया क्वेश्चन बनता है तब आप इतना कॉन्फिडेंट रहो, इतना कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहो कि आप उनसे उन क्वेश्चंस के साथ लड़ सको, जीत सको। और बनाऊंगा मैं उस लेवल पे, मेरे साथ चलते रहना। आओ 20 साल में कोई राशि दुगुनी हो जाती है तो स्वयं की 4 गुना कितने में होगी? सोल्व कर दो इसको, आसान है, ठीक है, फटाफट। यदि आप इस क्वेश्चन को, चलो मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये मैक्सिमम टाइम है भाई, 1 मिनट। अभी पॉज करके 1 मिनट में भी यदि आप इसको आर्यन रेशियो से सोल्व कर देते हो तो आप समझ पा रहे हो कि आर्यन रेशियो है क्या। पहले समझाऊं, अब एक बार आप ट्राई करोगे। 20 साल में साधारण ब्याज की दर से कोई राशि स्वयं की दुगुनी हो गई है, ठीक है। तो दुगुनी हो गई, इसका मतलब ये हो गया, एक रुपए हो गया, 20 साल है तो रेट मान लिया आर है, ये 100 है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 5%। क्लियर है। फिर बोलता है कि 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। तो 4 गुना हो तो ब्याज कितना मिलेगा? 3 रुपए। 1 रुपए से 3 रुपए ब्याज मिले हमें, और जो रेट है वो 5% है, टाइम हमें फाइंड करना है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये 300 हो जाएगा, तो 5 को किससे गुणा करें कि 300 हो जाए, 60 से गुणा कर दें तो 60 ईयर्स। ये आपका आंसर था। किसी भी बुक में चले जाना, ये प्रोसेस मिलेगी। क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं है तो हो सकता है आप लोगों ने भी फास्ट कैलकुलेट कर दिया होगा, लेकिन यदि मैं आपको ये बोलूं, यहाँ हमने देखो क्या किया, मिडिल स्टेप पे लेके आए, समझना। अब आर्यन रेशो के जो पावर है ना आर्यन रेशो का, वो पावर यहाँ पे एक एस्पेक्ट मिलेगा, समझना। ये तो कैलकुलेशन नहीं थी इसमें, ठीक है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। क्यों? ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। यदि यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाती, ये पॉइंट्स में वैल्यू आती, ये वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, ठीक है, तब भी क्या आप इतना ही फास्ट कर सकते थे? नहीं, समझ रहे हो। लेकिन यदि हम आर्यन रेशो को समझ गए हैं और उसको अप्लाई कर पा रहे हैं तो हम इसी स्पीड पे सोल्व कर सकते हैं। यहां समझोगे, ये देखो, यहां हमने क्या किया, पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को काम में लिया और रेट परसेंटेज फाइंड की। ये आता है 5% रेट, ठीक है, क्लियर है। ये जो वैल्यू है, ये इसको मैं हमेशा बोलता हूं मिडिल स्टेप। ये मिडिल स्टेप है, मिडिल वैल्यू है। ये हमसे फाइनली नहीं पूछा इसने कि रेट परसेंटेज क्या है, ये तो हमने फाइंड किया ताकि हम इसको दोबारा अप्लाई कर सकें। फिर हमने क्या किया कि 3 ब्याज चाहिए, 4 टाइम्स करना है तो हमने इस 5% को यहाँ पे अप्लाई किया और ये टी फाइंड कर लिया, ये किया। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 60 ईयर्स। आर्यन रेशियो बोलता है कि ये जो मिडिल स्टेप है ये हमारे काम की नहीं थी, समझ रहे हो, ये मिडिल स्टेप हमें फाइंड नहीं करनी थी, ये हटा दो। चलो अभी भी मैं एक मौका और देता हूं, वीडियो पॉज करो और इस मिडिल स्टेप को काम में नहीं लेते हुए आंसर बता दो। यदि आप इस मिडिल स्टेप को काम में नहीं लेते हो और आंसर आ रहा है, इसका मतलब आप आर्यन रेशियो को समझ गए हो, ठीक है। टाइम दो यार, कोई जल्दी नहीं है, 1 घंटा लग जाए चाहे, लेकिन इसको सोल्व करो बिना रेट फाइंड किए। यदि आप कर देते हो 2-5 मिनट में, चाहे आधे घंटे में कर दो, इसका मतलब आप समझ गए हो चीजें। क्लियर है। पॉज करके चेक करोगे और मुझे कमेंट जरूर डाल देना कि हाँ मैं कर पाया था, मैं नहीं कर पाया था। मैं रिप्लाई करूँ नहीं करूँ वो अलग इश्यू है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ बच्चों के, रिप्लाई भी करना शुरू कर दूंगा, लेकिन आप अपने पार्ट पे क्लियर रहना। जब मैं बोल रहा हूँ रिप्लाई कर दो कमेंट में, जो भी आपको समझ में आ रहा है तो आप करते चलना, ठीक है ना। आओ समझते हैं इस चीज को। यदि कोई पैसा, दोनों तरह से मैं समझा रहा हूं इसको, समझना। यदि कोई पैसा, कोई भी प्रिंसिपल है, ठीक है, एक मान के कर लेते हैं, चलो कोई भी प्रिंसिपल यदि एक रुपए है और वो खुद का n टाइम्स हो गया है, ठीक है ना, n टाइम्स हो गया है, तो n टाइम्स से तो अमाउंट बना। इस अमाउंट में जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 1 रुपए, और जो ब्याज इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? n-1।
कोई इशू नहीं है ना, वो n-1 हो जाएगा ब्याज। ठीक है, आप इसको p मान के भी कर सकते हो, फिर भी वही रिजल्ट आने हैं। लेकिन मैं इसको 1 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि जैसे मान लो ये आप p मानोगे और 4 गुना हो गया तो 3p करोगे, p से p कैंसिल हो जाएगा, बनना तो वही है। इसलिए हमेशा हम इसको 1 जो प्रिंसिपल उसको 1 रुपया मान के सोल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब ये बोलता है देखो कि I अपॉन P बराबर RT अपॉन 100, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना भाई। इस केस में क्या बोल रहा है ये कि हमारा प्रिंसिपल सेम है, कोई राशि 20 साल में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान वार्षिक दर से स्वयं की वार्षिक दर भी समान है और स्वयं की 4 गुना हो जाएगी, तो राशि भी समान है। यहाँ पे चेंज कर सकता है दर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो चेंज होगा वो अपन यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। बट इस क्वेश्चन पे समझना पहले, तो प्रिंसिपल सेम है और रेट भी सेम है, क्लियर है। तो जो इंटरेस्ट है आई है, उस आई पे किसका असर है, केवल टाइम का असर है आई पे, ठीक है ना। इस आई पे इस टाइम का असर है, ठीक है ना। तो ये अपन देख चुके हैं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा था I1 अपॉन I2 बराबर T1 अपॉन T2, ये फॉर्म अपने आप बनने लग जाएंगी। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी ये फॉर्म काम में लूंगा, अभी बता देता हूँ। तो जब मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस करवाऊं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आर्यन रेशो कैसे अप्लाई कर रहे हैं। बार बार देख लो, चाहे इसको समझना है। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो, जो ये देखो, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पी और आई इन दोनों को भी देखते हैं अपन। मान लो ये पी है, तो ये पी है, तो आई क्या हो जाएगा 4, ये सेकेंड वाले फर्स्ट वाले केस में देख लो। चलो, तो अमाउंट कितना हो गया 2p माइनस p, ठीक है। तो ये p तो कैंसिल हो गए, ये ऊपर बच गए p, नीचे भी p, ये तो कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए p, ठीक है। तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 बराबर आर T1 अपॉन 100, ये बनेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, जब हम इनको वैल्यू को बराबर करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, ठीक है ना, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जनरेट करते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट जनरेट करते हैं अपन। इस केस में, इस क्वेश्चन वाले केस में, इस में जो कांस्टेंट है वो ये है आर, ठीक है ना। p भी कांस्टेंट है, चाहे तो आप उसको p को साथ ले लो, लेकिन क्योंकि p कैंसिल हो गए इसलिए मैं उस p की बात नहीं कर रहा, जो कांस्टेंट है वो ये r है, ठीक है। अब आर्यन रेशो क्या करता है, उन कांस्टेंट को हटा देता है, ठीक है। ये कांस्टेंट हम काम में नहीं लेंगे, कैसे नहीं लेंगे वो देखो। अब ये कोई राशि यदि n टाइम्स हो रहा है तो ब्याज कितना बनेगा n1 माइनस 1, मान लो फर्स्ट केस में n1 है, अपॉन p बराबर r T1 अपॉन 100, ये बनेगा। यदि वो राशि और कोई मल्टीपल्स में जा रही है तो हम इसको n2 माइनस 1 अपॉन p बोल देंगे, और r कांस्टेंट है तो ये T2 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट है। तो यहां से इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 में 2 का भाग दे दो, क्या बनेगा, यहां से देखो ये कांस्टेंट है कैंसिल, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हमने देखा कि n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा T1 अपॉन T2, ये वैल्यू आ गई, क्लियर है। यहाँ ये जो वैल्यू है n1 माइनस 1, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट को तो रिप्रेजेंट करता है, ब्याज को। ये वैल्यू ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ब्याज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम पहले देख चुके हैं, I1 बटे I2 T1 बटे T2, क्लियर है ना। और ये दो इक्वेशंस भी नहीं बनाते, यदि हम एक आर्यन रेशियो के फॉर्म में जाते तो हम ये डायरेक्ट ये बोलते कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यदि n और p कांस्टेंट है तो I1 अपॉन I2 बराबर T1 अपॉन T2 होता। और इस केस में I1 क्या था, n टाइम्स हो रहा है, तो n1
टाइम्स मान लेते हैं इसको, तो n1 माइनस वन और ये n2 माइनस वन बराबर t1 अपॉन t2 हो जाता। ये पॉइंट समझ में आ गया। ये आर्यन रेशो से भी आ जाता, चाहे दो इक्वेशन बना के समझ लो, ये होता। अब देखो यहां से ब्याज कितना मिला, 1 रुपया, कितने साल में, 20 साल में। 20 साल में 1 रुपया ब्याज मिला है, तो 3 रुपए का ब्याज कितने में मिलेगा, 60 साल में। आंसर, पॉइंट समझ में आ गए। देखो यहाँ पे ब्याज कितना मिला, 1 रुपया, कितने साल में, 20 साल में। अब दूसरी बार स्वयं का 4 गुना हो गया, तो ब्याज कितना है, 3 रुपए, कितने साल में मिलेगा, ये T2, ये 60 साल में। क्लियर है। क्यों, ये भी जस्ट अभी अभी हमने देखा है कि यदि हमारा टाइम ड्यूरेशन सेम होता है, ये टाइम ड्यूरेशन सेम है, ठीक है ना, टाइम ड्यूरेशन सेम है, तो R और P यदि कांस्टेंट है तो ब्याज समान मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि 20 साल का टाइम है, तो 20 साल में यदि हमें 1 रुपया ब्याज का मिला है, तो अगले 20 साल में भी क्या होगा, 1 रुपया ब्याज का मिलेगा। फिर अगले 20 साल में भी क्या होगा, 1 रुपया ब्याज का मिलेगा। तो वो ये बोलता है कि आपको 20 साल में जो 1 रुपया ब्याज मिला है, या कुछ भी मान लो आप, उस ब्याज का 3 गुना, 3 टाइम्स, ब्याज की बात कर रहा हूं भाई मैं, यहाँ 2 गुना हो रहा है धन, तो ब्याज कितना है, 1 रुपये। यहाँ 4 गुना हो रहा है, तो ब्याज कितना है, 3 रुपये। तो उसका 3 टाइम्स इंटरेस्ट कितने टाइम में मिलेगा, तो टाइम भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 20 है तो 60 साल में मिलेगा। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे, और ये तो शुरुआत है, जब हम इनको इंटरलिंक कर देंगे सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के बाद, तब देखना। अभी आपको हो सकता है ये लगे सर ये कैलकुलेशन इजी हैं या सिंगल स्टेप आंसर्स हैं, नहीं, कैसा भी टफ है, हम इन चीज़ों को 2 बार या अलग अलग 2 कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देंगे, आंसर वही 7-8 सेकेंड, और ये ऐसे हैं तो 2-4 सेकेंड। आगे चलें अब, यदि ये समझ में आ गए तब ये आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज दोबारा इसको रिवाइज करोगे, अपने नोट्स की फॉर्म में तैयार करोगे, फिर आगे चलोगे। देखो, कोई धनराशि 5 साल में खुद की 3 गुना हो गया तो कितना ब्याज मिला है, 2 रुपए, और 5 गुना हो गई तो ब्याज कितना है, 4 रुपए, ब्याज डबल हो रहा है, टाइम डबल हो जाएगा, 10 साल। आंसर आ गया समझ में। चलो देखो दोबारा, बोलता है कि धनराशि 5 साल में खुद की डबल हो गई है, ठीक है ना, तो 5 साल में धनराशि ये 3 खुद का 3 गुना हो गया, तो ब्याज कितना मिला है, 2 रुपए मिला है। फिर बोलता है खुद का 5 गुना कितने में हो जाएगा, यदि कोई पैसा खुद का 5 टाइम्स हो रहा है तो ब्याज कितना है, 4 है, ये इसका डबल हो रहा है, तो ये भी डबल हो जाएगा 10 साल में। आगे देखें, ठीक है। देखो, धनराशि साधारण ब्याज पे दी गई है, 20 साल में स्वयं का 7 गुना हो गया तो ब्याज कितना है, 6, फिर वो स्वयं का 13 गुना कितने में हो जाएगा, ब्याज कितना है, 12, 6 का डबल हो रहा है तो 20 का डबल 40 साल। आंसर, पॉइंट समझ में आ गया। ये स्पीड अभी तो एक राउंड चल रहा है, ठीक है, तो आप यदि इस चीज के लिए हो कि सर मैं टफ क्वेश्चंस कैसे करूंगा, उनमें ये कैसे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपको जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ उन मटेरियल्स में इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करो। हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ नहीं भी होंगे, नहीं हो रहे मत होने दो, ठीक है, उस उनको सेकेंड राउंड में या रिवीजन एक बार दोबारा वीडियो रिवाइज करो, उसके बाद सोल्व करो। और जो जितने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उन सारे कॉन्सेप्ट पे अपन वर्क करेंगे, ठीक है। पहले राउंड में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आर एन रेशोज, रेसिप्रोकल वैल्यू, सीपीआर, उनकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ, फिर अपन स्पीड पे काम करेंगे। और स्पीड अपने आप आनी है, स्पीड के लिए कभी भी परेशान मत होना कि यार मैं धीरे करता हूँ, एक चीज। दूसरा, पहली बार में सारे क्वेश्चंस कर दूं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि हो सकता है आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा हो, या जो मैथ्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो, तो आपको 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, 4 रिवीजन उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, कर सकते हैं। चलो, यस, नेक्स्ट देखते हैं। तो बोल रहे 1500 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 साल में
और 3000 5% की रेट से टी साल में उधार दिए जाते हैं। यदि उनका इंटरेस्ट सेम है तो टी की वैल्यू बताओ। इंटरेस्ट है ये किस पे डिपेंड करता है, पी आर टी, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इंटरेस्ट यदि ये सेम है, इसका मतलब है जो पी आर टी पी वन आर वन टी वन बराबर हैं, तो पी टू आर टू टी टू ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जब टी यदि दोनों का ब्याज बराबर है, तो हम इनको यहीं पे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो एक बार ये समझ में आ गया। तो चलो पहले वहीं पे सोल्व करके बताता हूँ। अब यहाँ से हम एक नई स्किल और सीख रहे हैं। क्या हम ये सीख रहे हैं कि जैसे ही मुझे पता चला कि इसको इस फॉर्मेट में सोल्व करना है, या और कोई नए नए फॉर्मेट आते चलेंगे, अलग अलग स्किल्स देता चलूंगा आपको। तो हम जब हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो क्यों हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले मैं वहीं पे सोल्व करके बता रहा हूँ। देखो ये 1500 3000 ये 2 आ गया। ठीक है ना, 5 और 2 10, ये इस 10 के साथ कैंसिल हो गया। 6% है, तो परसेंटेज यहाँ दे रखा है, तो ये 6 ईयर के बराबर हो जाएगा, 6 ईयर्स, ये आंसर है। देखो यहाँ पे लिखा हूँ, ये 1500 ये बहुत बार काम आएगा भाई। ठीक है ना, ये जो स्किल है ये बहुत बार काम आनी है। जहां जाएगी मैं आपको हिंट देता चलूंगा। देखो 1500 T1 10 और ये बराबर है, ठीक है ना, किसके बराबर है, P2 3000 5% और T इनके प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, देखो सिंपली कुछ नहीं किया। यहाँ से ये 5 था, इसको इससे कैंसिल किया 2। इवन एक टाइम तो ऐसे आ जाएगा कि जब भी आपको ये चीजें दिखने लग जाएंगी, कैंसिल भी नहीं करोगे। देखो 3000 गुणा 5000 15000, और 1500 गुणा 10 15000। यहाँ पे 2 से कैंसिल किया, फिर ये 1500 है, ये इसको 2 से कैंसिल कर रहा है, ये 2 कैंसिल हो गए, 6 बच गए, ये टाइम। क्लियर है? बहुत बार काम में लेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो ये कब काम में लेना है, देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो स्टेप्स हैं उनको कम करते चल रहे हैं। एक स्टेप थी जब आप इसको यहाँ पे लिखते और फिर कैंसिल आउट करते। दूसरी जो एडवांस लेवल है हमारा, उसमें हम इसको यहीं पे देख पा रहे हैं। ठीक है ना, अब समझना, देखो क्या कर रहा हूं मैं। ये बोलता है कि 1500 रुपए है, 6% रेट है, और 10 साल में ब्याज बराबर है दोनों का 3000 का 5% के साथ। तो टाइम क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। 1500 और 10, 15000 गुणा करें, तो ये देखो 3000 गुणा 5, ये भी 15000। तो जो 6 है ये क्या है, टी को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन समझ में आ गया? ठीक है। और यदि ये इस केस में यदि वैल्यूज और कॉम्प्लिकेटेड हों, तो हम उसमें लास्ट डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं, डिजिट सम भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 और 6 डिजिट सम 9 हो गया दोनों तरफ। ठीक है ना, तो देखो जब डिजिट सम 3 6 या 9 होता है, उन केसेज में डिजिट सम को अवॉइड करना है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक आंसर फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, फिर हमें रेंज में या फिर कोई एक एक एडिशनल कॉन्सेप्ट और अप्लाई करना होगा। तो यहाँ देखो 1500 का डिजिट सम 6 गुणा 1, तो 36 यानी 9 हो गए। तो इधर क्या होगा, यदि हमारे पास ऑप्शन में कोई भी एक डिजिट सम 9 बन गया, तो हम उसको किसी भी संख्या से गुणा करें वो हमेशा 9 ही रहेगा। पॉइंट समझ में आ गया? इसलिए जब डिजिट सम 3 6 या 9 बनता है फाइनल, तब उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये तो बहुत इजी है। यदि मान लो ये होता जैसे 1575 होता, 6% है, वहाँ पे 7 साल होता, क्लियर है, तो वहाँ हम लास्ट डिजिट भी मैच कर सकते हैं। जब वो सिंपली कैंसिल आउट नहीं हो रही हो वैल्यूज, तब हम वहाँ पे क्या लास्ट डिजिट मैच कर सकते हैं या डिजिट सम। ठीक है ना, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो इनमें कैलकुलेशन इजी होती है, तब हम उनको यहीं पे सोल्व कर देंगे। देखो 3000 गुणा 5 15000, 1500 गुणा 10 15000, इसका मतलब 6 साल। या परसेंटेज है, वो टाइम की बात करा तो 6 ईयर हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट।
देखो सोल्व कर दें इसको, यहाँ यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ मैं। ये किसी राशि का, यानी ये राशि पूछ रहा है x, ब्याज बराबर है इन दोनों का, ठीक है ना। तो x हमें फाइंड करना है, क्या होगा, x गुणा 8 गुणा 7 बराबर है 8000 गुणा 2 और गुणा 14। इसको सोल्व कर दें। देखो ये 14 इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ठीक है ना। और ये 8 है, ये इस 8 को कैंसिल कर दिया, तो इधर कितना बच गया, 1000 गुणा 2 यानी 4000 बच गया। पॉइंट समझ में आ गया। चलो मैं इसको एक भी लिख के समझा देता हूँ, यदि समझ में नहीं आता है तो। बाकी जब ऑप्शंस डिफरेंट हों, ये तो बहुत इजी है कैलकुलेशंस, यदि कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हों तो डिजिट सम या लास्ट डिजिट अप्लाई कर दोगे। क्या बोल रहा है, एक्स पैसा है, 8% रेट है और 7 साल में जो ब्याज मिला है PRT, वो PRT के बराबर होगा। तो 8000, ठीक है, इंटू 14। क्या किया, देखो ये 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, 7 को इससे कैंसिल कर दिया, 2 गुणा 2 4000, ठीक है ना। और ये अब मैं यहाँ से एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप परफेक्शन के लेवल पे आ गए हो तो ये प्रोसेस नहीं करोगे इजी कैलकुलेशंस वाले में, क्वेश्चंस में हम उनको यहीं पे सोल्व करेंगे। क्लियर हुआ। अब इसमें सपोज हम डिजिट सम देखते, तो यहाँ डिजिट सम कितना बन रहा है, 8 7 56 56, तो 5 से 11 2 बन रहे हैं, x इंटू 2 बराबर, यहाँ पे डिजिट सम 5 10 ये 8 आ रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। तो ये डिजिट सम क्या होना चाहिए कि ये 8 आ जाए 4, ठीक है ना, 4 गुणा 2 8, तो जो हमारा आंसर उसका डिजिट सम 4 होना चाहिए, ये रहा। और कोई है क्या, 4 नहीं है, ये आंसर है। ये तो इजी था, ये डिजिट सम भी बता दिया। लास्ट डिजिट की भी बात करें तो चलो लास्ट डिजिट भी देखते हैं। मान लो लास्ट डिजिट हो तो कैसे अप्लाई करोगे वो भी बता देता हूँ। ये x है, नॉन जीरो लास्ट डिजिट की बात करें अब अपन, ठीक है ना। ये x है, ये 8 है, ये 7 है, फिर यहाँ पे 8 है, मैं जीरो हटा दिया मैंने, ठीक है ना, ये 2 है और ये 4 है। अब इनको लास्ट डिजिट को सोल्व करना है, तो 8 7 56 6 इंटू एक्स, और इधर कितना होता है, 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 है तो 6 हो गए ना, ये 6 इंटू 4, तो ये 6 है, ये 6 है, तो जो x है उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 4 होगी, ठीक है ना। नॉन जीरो लास्ट डिजिट 4 होगी। तो देख लो ये रहा, नॉन जीरो लास्ट डिजिट 4 होनी चाहिए, इसकी नॉन जीरो लास्ट डिजिट क्या, 5, इसकी 3 और इसकी 3, जीरो को हटाने के बाद जो लास्ट डिजिट आ रही है वो 4 होनी चाहिए, ये रहा, ये क्लियर है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे यदि इजी हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं वैल्यू, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो हम यहीं पे सोल्व करें। एक चीज, यदि कैलकुलेशन टफ बनाई है तब लास्ट डिजिट या डिजिट सम अप्लाई कर देंगे, पूरा सोल्व नहीं करेंगे। तो कोई ये वही तो क्वेश्चन बन गए ना जो HCF LCM में लास्ट डिजिट अपना अप्लाई कर रहे थे, ठीक है ना। और वो बहुत बार अलग अलग तरह से चीजें आएंगी। अब आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज नोट डाउन कर देनी कि मैं यहाँ पे लास्ट डिजिट या डिजिट सम भी चेक कर सकता हूँ, और जैसे जहां जहां क्वेश्चन आए आप चेक करते रहना, ठीक है ना। और इजी है, डायरेक्ट है, तब तो अपन इसको देखो डायरेक्ट कर देंगे। अब कर दो इसको, ये देखो 10,000 है, ठीक है ना, तो 5,000 से कैंसिल किया तो ये हो गया 2, यहां से देखो ये 2 को इससे कैंसिल कर देंगे तो ये कितना बच गया, 10, 10 बच गया। ये जो 10 है ये 5 कैंसिल कर रहा है इधर 2, ठीक है। तो अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12% आ जाए, 6 से आंसर। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है ना, लिख देता हूँ, 10,000 इंटू 12 इंटू 5, ये बराबर है 5,000 इंटू 20 इंटू, क्या पूछा इसने, रेट पूछा, कोई भी पूछ ले उससे फर्क ही नहीं पड़ना, आर की बात कर रहे हैं। तो हम देखो देख सकते हैं इसको,
देखो 5, ये 5 गया, ठीक है ना। ये 2 को छोड़ देते हैं, एक 0 है तो ये 4 0 हैं, तो ये 4 0 चले गए। 2 को किससे गुणा करें कि 12 आ जाए? 6 से। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तब आपकी जो प्रैक्टिस है, मैं देखो चीजें बताता चलता हूँ, आपकी जो प्रैक्टिस है वो इस लेवल की हो कि आप यहीं पे सोल्व कर दो उनको, इतनी क्लैरिटी हो आपकी। ठीक है, अलग बाहर से नहीं लिखना पड़े। अभी हो सकता है आपको लगे सर 2-5 सेकंड में तो मैं लिख के काट दूंगा, वहां डाउट रहेगा कि सही है या गलत है, लेकिन जब उस डाउट को जीतोगे तभी तो आप श्रेष्ठ हो, तभी तो आप टॉपर बनोगे, तभी तो आप दुनिया से आगे हो। ये ऐसे तो हर कोई कर रहा होगा यार, समझ गए। और यहाँ पे डिजिट सम भी देख सकते हैं, ठीक है, देखें डिजिट सम। इसका डिजिट सम है 1, इसका 3 इंटू 5, और 5 3 15 6 हो गया। तो इधर देखें तो ये हो गया 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, 1 हो गया। तो 1 को आर किस से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, ठीक है ना, 6। ये तो आर की वैल्यू आ रही है 6%। तो अब क्या करना है कि आप इन चीजों को अप्लाई करके देखते रहोगे, उसके दो बेनिफिट हैं। पहला तो आपको ये एप्लीकेशन समझ में आए कि डिजिट सम या लास्ट डिजिट अप्लाई कैसे होता है। दूसरा, आपके माइंड में ये मैसेज भी गया और याद भी रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें याद रहती हैं हमेशा, और जब बार बार अप्लाई करेंगे तो कॉन्शियसली भी आप अप्लाई करने लग जाओगे, आपके दिमाग में रहेगी। यदि कैलकुलेशन टफ आ गई यहाँ पे तो मैं इसको डिजिट सम से भी देख सकता हूँ, लास्ट डिजिट से भी देख सकता हूँ। समझ में आई बात?